वो सस्ती चीज़ पे इनकी आंख टिकती नहीं है जब तक उसमें एक मवाद नहीं होगा, एक मैसेज नहीं होगा और एक बाकायदा एक बैकग्राउंड नहीं होगा। ये 44 के आसपास, जैसे उन्होंने बोला 34 की कहानी है, 34, 44, उसके बीच में जो शहीद थे आसाम के, जिनको वक्त ने भुला दिया, वक्त ने उनको ड्यू नहीं दी उनकी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट था कि जिन लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए इतना बड़ा काम किया है, उनको किसी न किसी युग में जाकर अपनी ड्यू मिलती है। जैसे वल्लभ भाई पटेल को जो ड्यू मिली है, इतनी बड़ी मूर्ति जो मोदी जी ने लगाई है वहाँ पे, हैट्स ऑफ टू द थिंकिंग ऑफ दोज पीपल। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए अगर वल्लभ भाई पटेल जी ने काम किया है तो उनकी इतनी शहनशाही जो है मूर्ति लगाई है, स्टैचू लगाई है, तो उनको ड्यू मिला। दिलों में वो पहले भी थे, आज भी और सदा रहेंगे। और वही हिसाब है कि ये आसाम में जो शहीद थे जिनको ड्यू नहीं मिला था, इसमें थैंक्स टू ही एंड हिज फैमिली, दिलीप जी इस फैमिली, जिन्होंने उनको ड्यू दी है। लेकिन जो मैंने रोल किया है गद्दार का, ऐसे लोगों को कभी बख्शा नहीं जाना चाहिए, इनको डिसलाइक करनी चाहिए। आज की प्रेस के लोग जो डिसलाइक करते हैं, दे शुड डिसलाइक मी, बिकॉज वो जयचंद का रोल था। गद्दारों से नफरत करनी चाहिए एंड एज ए रोल इट वॉज वन ऑफ द बेस्टेस्ट रोल। आई एम ग्रेटफुल टू दिलीप जी, आई एम ग्रेटफुल टू रफ़ी जी, जिनके साथ मुझे काम कर स्टिपुलेटेड टाइम, थोड़ा टाइम होता है उसमें काम ज़्यादा होता है, धड़कनें तेज़ होती हैं, लेकिन उसके बीच में भी हमने रिलैक्सेशन को ढूंढा। प्रेशर कुकर में रहकर भी हम रिलैक्स किए एंड दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दिस। एंड आई हैड वंडरफुल साथी, मेरे को एक्टर्स, दे वर वेरी गुड। माय गरिमा जी प्लेड माय वाइफ, शी वाज एक्सेलेंट इन दैट एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज इतने दुखों के बाद, बीच में कोविड आ गया, यू थिंक अबाउट द प्रोड्यूसर, कोविड 7-8 महीने खा गया, फिर जो DD1 का जो एक वो चलता है, मोमेंट चलता है, उसमें स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, उसके बाद में भी आज मैं कहूँगा दिलीप सोनकर जी इज़ ए कॉन्करर, ही इज़ ए विनर ऑल द वे। बहुत बढ़िया। दिलीप जी की कोई बात दिलीप जी, आपसे कहना चाहूँगा, जैसे पहले मैं सारे आर्टिस्टों का हो जाए तो फिर मैं कर लेता हूँ। मुकुल जी हैं, आपने इसमें जो क्रांतिकारियों का संघ था उसके सरदार की भूमिका निभाई है। इनके ही नेतृत्व में सारे क्रांतिकारी इस सीरियल में लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, आपसे पूछना चाहूँगा क्या किरदार है, और जैसे बख्शी साहब ने कहा कि बहुत से ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं जिनका उनको जो मिलना चाहिए था हिंदुस्तान की तरफ से, आवाम की तरफ से, कि इन्होंने देश के लिए इतना सब कुछ करा है और हम तक नहीं पहुँचा है, आज की जनरेशन तक नहीं पहुँचा है। उस किरदार के बारे में जानना चाहूँगा, किस कहानी का हम जिक्र कर रहे हैं लाल रेखा के माध्यम से, जो नई जनरेशन को नहीं पता है? जी देखिए, इसमें मैंने क्रांतिकारी के मुखिया का रोल किया है, जो छोटे से गांव में एक मूवमेंट को अंजाम देते हैं। तो ये अपने साथ सबको लेकर चलना, इस मुखिया की कहानी में यही था कि सबको साथ लेके हम लोग लड़ाई लड़ें, अकेले लड़ाई नहीं लड़ना। तो ये जो मूवमेंट था, और ये अक्सर क्रांतिकारियों के साथ रहा है कि वो सबको साथ लेकर चलें, चाहे उसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी भी क्यों ना हो, उनका नाम इतना आगे आ चुका है कि उसके मेरे कहने का मतलब ये है कि सभी लोगों ने, जिनको हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं, उन लोगों ने भी सबको जोड़ा है। और ये जो बैकग्राउंड जो था, ये लाल रेखा में जो क्रांतिकारी का ग्रुप था, इसके बारे में मेरे को भी देखिए मालूम नहीं था। तो इस तरह की कहानियों का आना बहुत ज़रूरी है। जो आज DD में, मेरी शुरुआत DD से हुई थी, एक दिल हज़ार अफसाने, अमृतलाल नागर जी की स्टोरी से मेरी शुरू हुई थी कहानी। तो उस समय का जो DD का लेवल था वो कितना ऊपर था, और धीरे धीरे DD का लेवल इतना गिर गया। तो एक समय आया कि भाई DD में काम, हाथ जोड़ सर DD में काम नहीं करना, क्यों, इतना स्तर गिर गया था। लेकिन मैं कई सालों बाद, मतलब 10-12 साल के बाद फिर मैं, दिलीप जी ने कहानी सुनाई तो मेरे को लगा कि नहीं, करना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। तो मैंने इसमें इसीलिए किया कि एक अच्छी सोच और एक अच्छी कहानी का होना बहुत ज़रूरी है, जो इस लाल रेखा में है। एक कहानी
आगे बढ़ती है और एक मैसेज देती है कि किस तरह से, और उन लोगों के बारे में जानकारी देती है जिनको मेरे जैसे लोग नहीं जान पाए। मैं इतना साहित्य पढ़ता हूँ, लेकिन उस बैकग्राउंड में ये शायद सरकार के लिए भी, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि उन बैकग्राउंड के लिए भी इन्होंने कहानियाँ चुनी कि उस एरिया के बैकग्राउंड के लोगों के बारे में बताओ। तो दिलीप जी ने बहुत अच्छी अच्छा नॉवल डिसाइड किया और उसमें मेरे को बहुत अच्छा रोल दिया, और मैंने जी जान से कोशिश तो की है, और आगे दर्शक देखें कैसे लगेगा, और आप लोग बताएंगे कि मैंने कैसा कैरेक्टर को लेकर चला हूँ। दिलीप जी, मैं आपसे पूछना चाहूँ, सॉरी टू कट यू सर। हाँ, श्योर। किन जीवंत किरदारों पे जो जिन्होंने इस क्रांति का जो हिस्सा रहे, आप उन्हें अब पर्दे पे लेके आ रहे हैं, मैं उनके परिवार से अभी कोई है भारतवर्ष में, आसाम में, पूरी मैं कहानी समझना चाह रहा हूँ कि हमने कहाँ से ये पूरी क्रांतिकारी की जो पूरा विषय है लाल रेखा का कहाँ से उठाया? ये लाल रेखा बेसिक एक नॉवेल हुआ करता था, एक बाबू कुशवाहा कांत जी ने लिखा था 1934 में। तो कहानी हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन उसमें कोई भी घटना, सिर्फ एरा को उसमें दर्शाया गया था। फिर हम लोगों ने जगह जगह से शोध करके पूरी कहानी बनाई, जिसमें हम उन अनसन हीरो जो अज्ञात क्रांतिकारी थे, जो देश के लिए लड़े थे, उनके बेसिक जीवन को हम लोगों ने पूरी फिल्म को, पूरे सीरियल को काल्पनिक तौर पे प्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन मूवमेंट हमारा असली मूवमेंट है, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत ऐसी चीज़ों में विवाद खड़े हो जाते हैं। तो हम लोगों ने समय को चुना है और उन अज्ञात क्रांतिकारियों के जीवन को चुना हुआ है इसमें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, हाँ, उनका मार्गदर्शन हो, क्योंकि हजारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने कुर्बानियाँ दे के आज देश को आज़ाद कराया। तो बेसिक ये है। और हमारे राइटर साहब ने उसमें कुछ जो ज्ञात लोग थे, उनके मूवमेंट को उसमें उन्होंने सम्मिलित किया। अक्षय साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, मेरा मेरे से आखिरी सवाल होगा, बाकी मेरे मित्रगण पूछ सकते हैं। जैसे अभी दिलीप साहब ने कहा कि कोई विवाद ना है, एक दौर देखा है हमने जब हम बात करते हैं कि बॉलीवुड हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रहा है किसी भी मसले को। अभी हाल फिलहाल में जो कुछ हुआ हम सब वाकिफ हैं, हम सबको पता है। क्या आप मानते हैं कि एक सॉफ्ट टारगेट है बॉलीवुड की, कहीं कुछ ना हो, कोई एक्सवाइजेड उठ के किसी भी बात पे एतराज़ जता दे और वो टॉलरेंस खत्म हो रहा है? जब मैं खासकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करता हूँ, देखिए, लिबर्टी नहीं है, क्रिएटिव लिबर्टी खत्म हो रही है। देखिए, इम्पेशेंस का ज़माना है। ये जो युग है, ये घनघोर कलयुग है। घनघोर कलयुग का मतलब है सिर्फ एक ही स्तंभ के ऊपर खड़ा है, वो है दया। ये दया, कलाकारों को भी दया चाहिए कि यार काम करने दे यार, एक जो क्रिएटिव लिबर्टी है वो हमको दे दे, दया कर हमको दे दे, यू नो। आज के युग में अच्छा काम करना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि रास्ते में अगर ये कुछ भी अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तो स्पीड ब्रेकर की तरह कोई ना कोई संघ आ जाएगा, कोई ना कोई और पार्टी आ जाएगी, कुछ ना कुछ ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, यू नो। तो उसके लिए बड़े दल हैं, छोटा दल है, बड़ा दल है, तो शब्दों को भी बहुत ही सोच समझ के बोलना पड़ता है कि कोई मानहानि का दावा ना कर दे। तो उसके बीच में अच्छा काम करना बहुत मुश्किल है, आई टेल यू, क्योंकि आजकल जो भावना एक बन रही है कि बॉलीवुड को या क्रिएटिव को, उसके ऊपर जिस हिसाब से मैं और शब्द नहीं बोलना चाहूँगा, नुक्ताची इज़ द करेक्ट वर्ड, और नुक्ताची हो रही है। लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, हमारी टीवी इंडस्ट्री का ये है कि शो मस्ट गो ऑन, आप रोक ही नहीं सकते। ये जो मोमेंटम है ये चलता रहेगा। अगर शहीदों को ये सीरियल जो है श्रद्धांजलि दे रहा है तो इसमें बुरी बात क्या है? इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। हैट्स ऑफ टू द पर्सन मिस्टर दिलीप सोनकर, जिन्होंने ये सोचा कि नहीं यार 1944 की स्टोरी को थोड़ा सा फिक्शनलाइज किया जाए, उसके बाद इसको किया जाए, बिकॉज यू डोंट वांट एनी दिस थिंग। उसके बाद जो और भी शुरू करेंगे उसमें भी फिर और होगा, लेकिन मैसेज विल बी पास्ड and hence there is लाल रेखा। and I tell you, the girl and the boy, मिस्टर लाल ने बहुत अच्छा काम किया है। लाल पता नहीं कहीं पीला हो गया है, लाल पीले के पास बैठा हुआ है लाल। Give him a round of applause. He has done a very good job. Enthusiastic boy, very enthusiastic, very honest. अपनी अप्रोच में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। And the रेखा girl also, she was also very good.
इन दोनों की सिलेक्शन बहुत अच्छी की गई है एंड बैक्ड अप बाय अ वेरी गुड यूनिट, जिसमें कि ऑफ कोर्स प्रोडक्शन में या फिर पारस जैसे अच्छी आत्माएं बीच में आई हैं जो क्रिएटिव उन्होंने किया है. दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई गिव राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट. बीरबल जी आपकी कहानी रियलिस्टिक बेस पर आधारित है, तो इसमें रीबर्थ पुनर्जन्म की जो बात है जी। वो आपने जोड़ा है या फिर नहीं, real life जोड़ा से है इसका- जोड़ा है वही फिक्शनलाइज है, वही फिक्शनलाइज दर्शकों के है. हिसाब टर्न से तो हम देना कोई पड़ेगा ना, कहानी- कुछ तो कहानी को टर्न देना पड़ेगा. स्क्रीन पर आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? कहानी तो आपकी वास्तविकता के धरातल है, लेकिन उसमें आप ये देखिए fictional हिंदुस्तान जोड़ते हैं है, हिंदुस्तान में रीबर्थ की बहुत कहानियां आपको पता है और कि जो वास्तविक कहानी में रीबर्थ आप जोड़ रहे हैं, तो उसको आप कैसे नरेट करके जस्टिफाई करते हैं स्क्रीन पर? सर वो तो आप टेलीविजन देखेंगे अब तो देखेंगे 52 एपिसोड तब पता चलेगा. आपको नहीं वो सब आपको जो आपके क्वेश्चन है सब उसके आंसर मिलेंगे और इसमें हमने बहुत मेहनत किया कि वो कहीं छूट ना जाए किसी चीज़ों में, तो वो आप उसके लिए नीचे वो कर एक सकते- छुपा हुआ जेंटलमैन है जिसका नाम है रंजीत जी. हाँ। आप उनसे भी पूछेंगे तो ही हैज़ ऑल द आंसर्स. क्योंकि Because the कलम way उनकी चली हाँ है. कलम उनकी चली है और the way in which he has adapted the moment, that is most important. Why don't you come, sir, please? मेरे को बड़े अरसे के बाद एक ऐसा रोल मिला है जिसको मुझे करने में इतना मज़ा आया है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता. हर कलर है उसमें, देशभक्ति भी है और साथ में कॉमेडी भी है और सीरियसनेस भी है. और मेरे साथ ये मेरे प्यारे दोस्त हैं, इनका मैं नौकर बना हूँ. हम दोनों में बहुत प्यार भी है. और इन्होंने बहुत सारी ठुमरियाँ भी गाई हैं इसमें, बहुत ठुमरियाँ गाई हैं इन्होंने और इन्होंने बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एज ए कंप्लीट एंटरटेनर है ये. यस यस. पूरे मसाले हैं. सर आप अच्छा अरे दिलीप जी से पहली मुलाकात मेरी हुई थी जब हम लोग एक्चुअली पायलट शूट कर रहे थे. तो इसको करीबन आप 3 साल हो गए शूट किए हुए मैं पायलट एपिसोड. फिर और इनको क्योंकि असम से रिलेटेड स्टोरी है और मैं खुद असम से हूँ और आप अगर अच्छा, ओके, हाँ सर ओके. तो और अगर बैक स्टोरी देखो आप मेरे प्रेजेंट वाले वर्जन की जो आर्यन है तो वो भी लंदन से पढ़ा है, मैं भी लंदन से पढ़ा हूँ. वो भी एनिमेशन स्टूडेंट है, मैं भी एनिमेशन स्टूडेंट हूँ. तो काफ़ी सारी ऐसी बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मतलब कोइंसिडेंसेस जैसे होते हैं. जैसे आप पुनर्जन्म की बात कर रहे थे सर, तो वैसे ही मतलब मेरे साथ भी ऐसे कोइंसिडेंस हुआ कि जैसे ये कैरेक्टर बना ही था कि मेरे लिए. तो काफ़ी मैं भी शौक था और उतना ही खुश भी था कि ये मुझे मौका मिला करने को. बहुत चैलेंजिंग था बिकॉज आप मैं आसाम से होकर मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. जैसे कि उनके कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं, उन सबको रेस्पेक्ट करके, क्योंकि पारस के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर था क्योंकि सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं लोगों के ऊपर. तो वो बहुत ही बखूबी दिलीप जी ने संभाला है और इतने दिग्गज लोगों के साथ काम करने को मिलता है तो और क्या ही चाहिए. सर प्लीज आपसे जानना चाहूँगा मतलब दिलीप जी का ये जो प्रयास है कितना प्रेरणादायक होगा दूसरे निर्माता निर्देशक के लिए, क्योंकि इस तरह का शो करना कोई आसान काम नहीं होता है क्योंकि आज का माहौल देख रहे हैं कॉमर्शियल है हर चीज़. मैं मुझे लगा एनीवे मैं बस यही कहूँगा कि बहुत ही चैलेंजिंग काम था. ये हमारे अनसंग हीरोज़ हैं जो यहाँ से उन्होंने उठाया है. तो वैसे तो हम बहुत लोगों को जानते हैं, जितने हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं और शहीद भगत सिंह, बाकी जितने लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लोग जानते नहीं थे. तो वहाँ से उन्होंने एक इतनी अच्छी कहानी उठाई. उसके पहले भी उन्होंने जो बनाई वो भी उसी तरह की थी. तो उनका जो एक टेस्ट है, एक सब्जेक्ट है, उसी को लेके वो आगे बढ़े हैं. और मैं कहूँगा कि सभी एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है. बहुत मज़ा आया. थोड़ी बहुत तकलीफ़ें रहीं. दिलीप जी उनको बहुत ही बखूबी लेके आए, उस चीज़ से निकले. और आज भी इतना कठिन समय है, आप लोग देख रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत कुछ उथल पुथल हुई है और पूरी दुनिया में हुई है. ये कोविड-19 कोरोना के लेके इतनी तकलीफ, और आज हम जो इकट्ठे हुए हैं यहाँ भी बहुत सारी तकलीफ़ें आई. उनको भी अभी आप देख रहे थे कि स्क्रीनिंग के समय भी स्क्रीनिंग ही नहीं हुई. इसके बावजूद भी हम सब लोग इकट्ठा हैं. वही जुनून है, जोश है. और जैसे अरुण जी को आप सुन रहे थे, इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं, सबको बताया समझाया. इनका अनुभव है,
जो इन्होंने शेयर किया। मैं भी ये कहूँगा कि दिलीप जी का प्रयास है जो सबको इकट्ठा करके रखा हुआ है और यहाँ तक लेके आए हैं रिलीजिंग तक है ना। gracefully। ये बहुत ही तकलीफ का काम था जो हमारे दिलीप जी ने किया और यहाँ तक लेके आए। मैं एक बार दिल से कहूँगा कि दिलीप जी के यहाँ राधे राधे, उनके लिए तालियां। जोर से बोलना पड़ेगा। जय माता दी। आप शो की गरिमा बढ़ाइए। जी बोलिए। आपके रोल क्या है बताइए मैडम। जी, सबसे पहले तो मेरा ये डीडी का पहला शो है, क्योंकि इससे पहले हमेशा मेरे माइंड में यही रहता था कि मुझे डीडी का काम नहीं करना, जैसा कि सर ने बोला अभी। लेकिन इट वॉज लाइक द ब्लेसिंग फॉर मी कि दिलीप सर ने मुझे इस रोल के लिए चुना और मैं आई डोंट नो कोइंसिडेंटली मैं पहुंच गई कि ठीक है चलो एक डीडी का भी करके देख लेते हैं। मेरे माइंड में जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो माइंड सेट यही था डीडी नहीं करना, बाकी ठीक है फिल्म में करना है या और चैनल्स में करना है। बट आई वॉज ब्लेस्ड जब दिलीप सर ने मुझे मेरा कैरेक्टर ब्रीफ किया और पूरा 1 लाइन स्टोरी सुनाया। इट वॉज सो अमेजिंग, सो ऑसम एंड टची कि मैं उसे शेयर करना चाहूँगी। मैंने इसमें अरुंधति शर्मा का कैरेक्टर प्ले किया है, उत्पल शर्मा जी की वाइफ का अरुण सर प्ले कर रहे हैं, उत्पल शर्मा जी। और ये एक विमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी लेकर जाएगा शो, क्योंकि हर घर की यही कहानी होती है कि उसको एक सामंजस्य बिठाना होता है पति और बच्चों के बीच में। तो इस शो में जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत चैलेंजिंग है। अरुंधति, क्योंकि जो हस्बैंड है वो बिल्कुल ब्रिटिश सोच का है और छोटा बेटा लंदन से पढ़कर आता है तो वो पापा सन है, और जो बड़ा बेटा है वो क्रांतिकारी है। अरुंधति भी क्रांतिकारी है, लेकिन उसी परिवार में रहते हुए उसको दोनों को कोऑर्डिनेट करना है, फादर एंड जो यंगर सन है उसको भी कोऑर्डिनेट करना है और उस बॉन्डिंग को भी देखना है कि बेटा क्रांतिकारी है, उसकी सोच को वो एप्रिशिएट करती है क्योंकि वो भी एक क्रांतिकारी जज्बा रखती है मन में। तो पापा के बेटों के बीच में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वहाँ पर हैंडल करना और मतलब बैलेंस करते रहना परिवार को, वो भी एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा हमारे शो में। फिर हमारी पुरानी एक परंपरा हुआ करती थी कि जब बेटी की विदाई होती थी तो साथ में घर से उपहार स्वरूप, मैं दहेज नहीं कहूँगी, उपहार स्वरूप कुछ बेटियां लेकर जाया करती थी, जो अभी मॉडर्न ज़माने में नहीं है। तो मैं अपने साथ में अपने मतलब बीरबल जी ने हमारे एक बड़े होने के नाते, उन्होंने गलत कहा शायद कि मैं उनका सर्वेंट प्ले कर रहा हूँ, वो मैं अपने घर से लेकर आई हूँ। तो उनके कंधों पर इतनी जिम्मेदारी है कि वो अरुंधति को कभी गलत कह ही नहीं सकते और उत्पल जी को गलत देखते हैं लेकिन फिर भी नहीं कह सकते क्योंकि बेटी की तरफ से आए हैं। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर था। क्रांति भी उसको अपने बेटे को भी आगे बढ़ाना है कि हाँ तू देश के लिए जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, वो भी करना है, उधर फैमिली बॉन्डिंग को भी देखना है। और अरुंधति और बीरबल जी, मैं कैरेक्टर नेम सॉरी आपका मिस कर रही हूँ, मिलके कैसे इस चीज़ को करते हैं हैंडल, वो उसमें देखने के लिए सबको मिलेगा। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दिलीप सर। दिलीप सर के इस शो की वजह से डीडी को लेकर मेरी सोच पूरी तरह से बदल गई है, क्योंकि यही एक ऐसा शो है जहां हम अपने कल्चर से कनेक्टेड हुए हैं, अपने सिविलाइजेशन से कनेक्टेड हुए हैं। तो जो मेरी नेगेटिव सोच थी कि नहीं डीडी नहीं करना, मैं डीडी शो करूंगी और इस तरह के कैरेक्टर्स मुझे लगता है कि आगे भी मुझे प्ले करने का अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आई लव टू डू दैट। और बहुत कुछ सीखा मैंने इसमें, अपनी कंट्री से रिलेटेड बहुत कुछ सीखा। और मैं सभी वुमेन से ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों की लाइफ में यही चैलेंज होता है, जब हम पापा के घर में होते हैं तो हमें बॉन्डिंग करनी होती है भाई के साथ में, पापा के साथ में, क्योंकि वहाँ पापा और भाई की सोच नहीं मिलती। और जब शादी होकर दूसरे घर में चली